गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर के नाम से। अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं और उनके रिप्लाई जरूर करूंगा और जल्दी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। और कम्युनिटी टैब पे जाके एमसीक्यू सॉल्व करें, बिजनेस स्टडीज के भी और अकाउंटेंसी के भी बहुत सारे डाल रखे हैं मैंने एमसीक्यू, वहां पे देखें। स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हर बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट होता है। एक पर्टिकुलर डेट में वो जानना चाहता है कि मेरे बैंक में बैलेंस क्या है। होता क्या है कि बैंक में जो बैलेंस है और उसकी जो कैश बुक है, जो हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जिसमें कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम होता है। उस बैंक वाले कॉलम में हमारा बैलेंस और जो बैंक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, उसमें डिफरेंस आ जाते हैं। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वन शॉर्ट में कहा जाए तो एक ही बात आती है, हर बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर डेट में ये जानना चाहता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है और वो पैसा उसका जो कैश बुक में जो उसका बैलेंस है और जो बैंक में बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। बट अगर वो सेम नहीं होता है, उसमें कोई डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ लोग उसको शॉर्ट्स में बीआरएस भी बोलते हैं। अब वो कई सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें ये डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस आने के कई सारे कारण हैं। कारण ये है, किसी से चेक इश्यू किया परंतु वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट किया परंतु वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमने एंट्री नहीं की, ठीक है, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हमने एंट्री नहीं की। होते हैं ना, कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई बार कोई कस्टमर होता है हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर देता है। कोई कस्टमर होता है ना जो डायरेक्ट हमारे जमा कर देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। जैसे आप लोगों में से कुछ महारथी ऐसे होते हैं जो मुझे अपनी मेरी कोचिंग की फीस गूगल पे से कर देते हैं और बताते भी नहीं कि हमने फीस ट्रांसफ़र कर दी। मैं यही सोच के रहता हूँ किसकी है, क्योंकि नाम तो आता नहीं है उसमें, ट्रांसफ़र अमाउंट आता है। बाद में पता चलता है जब मैं बोलता हूँ बेटा आपकी फीस नहीं आई, तो आप बोलते हो सर मैंने दे तो दी। मैं कहूँ कौन-सी डेट को? फलानी डेट को सर, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तब मैं चेक करता हूँ, हाँ भाई ये तो उसी बच्चे का है। तो होता क्या है, ऐसी ही हम बात करते हैं तो कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर देते हैं। मेरी कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हैं, बैंक उनका पेमेंट समय-समय पे करता रहता है। ठीक है, मेरी हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट बैंक समय पे देता है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक अपना पे कर देता है, क्योंकि मैंने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप इनका पेमेंट कीजिए। लेकिन उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिलती, वो बैंक से कट जाता है, मैं तो सोचता हूँ मेरे बैंक में पैसा है, ध्यान ही नहीं है। एक बिज़नेसमैन के पास दिन भर में कई सारे चेक्स आते हैं, कई सारे जाते हैं, कुछ चेक्स का पेमेंट बाद में होता है, कुछ चेक बाउंस हो जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। तो वो डेफ़िनेटली बात कर रहा हूँ मैं, बैंक रिकंसिलिएशन में बनाते समय एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक में, उसी का रिकंसाइल करना है। जो एंट्री हमने कैश बुक में भी कर ली और पासबुक में, वो तो रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी ना। जैसे हमने 10,000 रुपए का चेक इश्यू किया, उसने बैंक से निकाल लिया, हमारे यहाँ से भी माइनस, बैंक से भी माइनस, तो ये रिकंसिलिएशन में नहीं आएगी। रिकंसिलिएशन में वही एंट्री आएँगी, जो एंट्री केवल एक ही जगह गई है, या तो कैश बुक में हुई होगी या फिर वो बैंक में। जिस एक जगह नहीं हुई है, उसी वजह से डिफरेंस आया। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बनाना बहुत आसान है, इसके वैसे तो कई सारे मेथड भी हैं, लोग करवाते अलग-अलग हैं। आपकी किताब में भी 2 मेथड दिए हुए हैं, टीएस ग्रेवाल में भी 2 मेथड दिए गए हैं। जो-सा मेथड आपको ईज़ी लगता है वो कीजिए, लेकिन मैं आपको उससे भी एक बेहतरीन मेथड बताता हूँ, बहुत ही आसान, बिल्कुल शॉर्ट्स बताऊँगा, लेकिन आप उसको समझना होगा, ठीक है? तो बैंक रिकंसिलिएशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैंक में एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो बहुत से क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार ये पूछता है एग्ज़ामिनर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब तैयार किया जाता है? मंथली तैयार किया जाता है, क्वार्टरली तैयार किया जाता है, हाफ ईयरली तैयार किया जाता है या एनुअली तैयार किया जाता है? तो भैया जब बनाना है तब बना सकते हो रिकंसिलिएशन। इसका कोई वो नहीं है पर्टिकुलर डेट कि आपको 3 महीने का बनाना है, 6 महीने का बनाना है या मंथली बनाना है। आपका जब मन करे आपने तब बना दिया। आपको 3 महीने बाद रखना है कि यार जुलाई तक का स्टेटमेंट तैयार करना है, तो जुलाई तक का बना लो। तो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ये एनुअली भी हो सकता है। ठीक है? समझ में आ गया? लेकिन जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट्स हैं, ये एनुअली बनती है हमारी। साल भर में एक ही बार निकलती है। एक बिज़नेसमैन साल भर में जानना चाहता है। लेकिन रिकंसिलिएशन क्या होता है? वो क्वार्टरली जानना चाहता है तो क्वार्टरली भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये एक आंसर ये भी समझना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो जो हमारे पास एक होती है बैंक की बुक, उसको हम कहते हैं पासबुक। एक होती है हमारे पास, वो होती है कैश बुक। बैंक क्या करता है, जो स्टेटमेंट है, जो आपका बैंक का अपना लेजर रहता है, उसकी एक प्रिंट आउट आपको पासबुक के रूप में आपको देता है। अभी जाना पापा से पूछना तो वो आपको पासबुक दिखा देंगे। तो पासबुक क्या होता है, वो जो आपके पापा का बैंक में अकाउंट है,
उसकी एक कॉपी आपको मिल जाती है। आपने कितना चेक जमा किया, कितना निकाला, कितना विड्रॉ हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, वो सारा स्टेटमेंट उस पासबुक में रिकॉर्ड होता है। फिर आप क्या करते हैं, कैश बुक के साथ रिकंसाइल करते हैं। आज की डेट में तो वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, सबके सब बैंक तो हम जाते ही नहीं है। अब तो मोबाइल में ही आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, इंटरनेट ने ये सुविधाएं दे दी। बट ये चैप्टर तो बहुत पुराना चला आ रहा है, तो आपको तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जो इसमें है। एग्जाम में तो यही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखें, कैश का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो वो प्लस में होता है। अगर बात करता हूं कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा प्लस में होता है। बाकी सारे बैलेंस इसके अपोजिट होंगे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, हमारा प्लस। तो आपको ध्यान रखना है, इसी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस में। जब माइनस में आएगा तो समझ लेना ये है कैश बुक ओवरड्राफ्ट। अब जस्ट अपोजिट है, कैश बुक का डेबिट प्लस है, तो पासबुक का डेबिट क्या होगा, अपोजिट होता है ना इसका। क्या होगा, माइनस। इसे कहेंगे पीबीओ, मतलब पासबुक ओवर ड्राफ्ट। इसे कहेंगे सीबीओ, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ऐसी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये हो जाएगा प्लस। तो देखो अपोजिट चलता है, एक बैलेंस याद रखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, प्लस, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, माइनस। सिंपल है फंडा। ऐसी पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा, माइनस, उसका क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, प्लस। और एक और बहुत आसान भाषा में समझ लो, आपका खर्चा मेरा फायदा, मेरा खर्चा किसी और का फायदा, है ना। आपके पास से पैसा जा रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक। तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो रिसिप्ट साइड होती है। कैश बुक की जो डेबिट होती है वो कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट साइड, इसलिए रिसिप्ट साइड ज्यादा होती है, पेमेंट साइड कम होती है, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चंस कराते हैं टीएस ग्रेवाल का। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए यहाँ तक का, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चंस कराते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो आपको ऐसे ही बनाना है, इसी के मार्क्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, फॉर्मेट के थ्रू बनाएंगे। और आपको देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। इसका ध्यान रखना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ देखो, उसने कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस। तो हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक और यहाँ पे हम पासबुक, सीबी सीबी और पीबी। सीबी का मतलब कैश बुक और ये होगा हमारा पासबुक। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000, इसका मतलब हमारे खाते में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, ये हमारे पास है 30,000। बैंक के स्टेटमेंट देख के पता चला कि हमारा बैलेंस में क्या अंतर आया, डिफरेंसेस क्यों आया, तभी तो हमें रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। पहली एंट्री कह रहा है चेक डिपॉजिट किए थे हमने बैंक में, परंतु वो क्लियर नहीं हुए, कितने के, 2,000। अब हमने चेक बैंक में जमा किए, लेकिन हमने तो मान लिया कि बैंक में जमा हो गए होंगे, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुए, तो बैंक में बैलेंस क्या रहा, माइनस। वो कह रहा है बैंक में क्लियर नहीं हुए, तो माइनस कहाँ रहेगा, बैंक में। जैसे आप मुझे इस टाइम फीस दे दो चेक से, तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे पास तुम्हारी फीस आ गई या नहीं आ गई, मान लूंगा ना भाई, तुमने मेरे को चेक से पेमेंट किया। तो बैंक में जब मैंने चेक जमा किया बैंक में, तो वो जमा नहीं हुआ, पैसा क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में बाउंस नहीं कह रहा वो। हो सकता है जिस डेट का मैं रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ उस डेट तक नहीं हुआ, ठीक है। मान लेते हैं वो अभी इस टाइम चल रहा है, हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अब वो जाके सितंबर में क्लियर हो रहा है, तो 31 अगस्त तक के रिकंसिलिएशन में वो एब्सेंट दिखा रहा है,
कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, हो सकता है वो सितंबर में आ जाए। ठीक है, 28 अगस्त को मान लो मैं जमा कर रहा हूँ और पेमेंट आ रहा है 5 सितंबर को जाके या 3 सितंबर को जाके, लेकिन 31 अगस्त तक में वो पैसा नहीं आया था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बैंक में क्या हो जाएगा, बैलेंस माइनस आ जाएगा और हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, वो प्लस। नेक्स्ट देखो, चेक इशू किए थे परंतु वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। अगर किसी को मैंने चेक दिया तो मेरे यहाँ से तो माइनस हो गया, परंतु वो बैंक में नहीं गया, तो बैंक में क्या रहा, पैसा प्लस। ऐसी जब बैंक का इंटरेस्ट था 400 रुपए का, तो इंटरेस्ट क्या होगा, बैंक में क्या होगा, प्लस, हमारे यहाँ क्या होगा, माइनस। बेसिकली समझो, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो आपको फोन नहीं करता, वो आपका अकाउंट में इंटरेस्ट दे देता है। इंटरेस्ट देगा तो बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आपको थोड़े ना पता बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो आपके यहाँ क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल करते हैं, प्लस और माइनस। प्लस के कितने हैं, 30,000, और यहाँ पे देखो ये प्लस वाले साइन को हमने प्लस करना है, क्योंकि कैश बुक को हम किससे कर रहे हैं, पासबुक के साथ कर रहे हैं रिकनसाइल। तो यहाँ 3000 और 400, प्लस के कितने हैं, 3000 एक है और 400 रुपए एक है, तो ये आ गया 33,400 प्लस का, और माइनस का एक ही साइन है 2000, तो यहाँ पे कितना आया, 31,400। समझ में आ गया बेटा। अब इसका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है हमें, इसका क्या बनाना है, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बस अब कुछ नहीं है, 31,400 ही हमारा आंसर है। इसका आंसर आया हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर है। अब जैसे क्वेश्चन दिया है बिल्कुल ऐसे ही उतारना है, स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही चलोगे जैसे ये लिखा है, प्लस वाली चीज प्लस में ले जाओगे, माइनस वाली चीज माइनस में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस एज पर, क्या दिया हुआ आपको, कैश बुक। क्या है बैलेंस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लस, क्या लिखा है, तो यहाँ पे प्लस वाले में ले जाओगे 30,000। क्या मैं मान लू, ये समझ में आया, ठीक है। अब पहली एंट्री क्या है आपकी, देखो चेक डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे साइन क्या है, हमें पासबुक के साइन कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है ये वाला नहीं चेक करना, अब हमें ये वाला लेके चलना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बैलेंस माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, जो आपके किताब में लिखा है एज इट इज उसे उतार दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, कितना, 2000। दूसरी, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये क्या है यहाँ पे, प्लस, तो प्लस में ले जाएंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा तो मैं फिर बता दूं, हमने जिनको प्लस किया है उनको ही प्लस वाले में दिखाएंगे। हमने यहाँ प्लस किसको किसको किया है, एक तो 3000 को और एक 400 को, ठीक है, और माइनस किसको किया है, 2000 को, तो माइनस 2000 में चला गया। ये जो प्लस है यही प्लस वाले कॉलम में आएगा, तो प्लस क्या है, 3000। नेक्स्ट क्या है प्लस, यहाँ पे 400, 400 क्या है, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर हमारा बैलेंस कितना आया, 31,400, टोटल कितना है हमारा, 33,400, ये पूरा ही आ जाएगा टोटल, ठीक है। और ये जो 3100 क्या आया था हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग करते हो 2-4 क्वेश्चन एक दिन में ही समझ में नहीं आता, 4-5 क्वेश्चंस करोगे उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू होगा। 1-2 क्वेश्चन में आपको लगेगा कुछ गलती होगी, प्रैक्टिस करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।